क्या क्या हेडिंग थी बेटा? लास्ट क्लास में एक बार फिर बताया ना, प्रतिबंधन क्लोनिंग स्थल। अच्छा, लिखवा दिया था मैंने आपको, चलो लिखो बेटा इसको, प्रतिबंधन क्लोनिंग स्थल। ठीक है बेटा, आपने लास्ट क्लास में पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा, या फिर आप कोशिश करो आपको समझ में आ जाए, वरना आप एक बार वीडियो देखोगे और फिर ये वाला क्लास का भी देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलो, प्रतिबंधन क्लोनिंग स्थल, हिंदी वाले लिखो बेटा, लिखो, प्लाज्मिड पर विजातीय, प्लाज्मिड पर विजातीय या विदेशी, प्लाज्मिड पर विजातीय या विदेशी डीएनए के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया हेतु एक पहचान स्थल होता है, एक पहचान स्थल होता है जिसे क्लोनिंग स्थल कहते हैं। क्लोनिंग स्थल कहते हैं। इंग्लिश वालों ने लिख लिया बेटा, ठीक है। द साइट प्रेजेंट ऑन डीएनए वेयर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स द डीएनए, दैट साइट इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट। ठीक है, ये अपना बेटा प्लाज्मिड है। ठीक है, इस प्लाज्मिड पर आपको पता है नीचे की तरफ कौन सी साइट होगी? ORI। ORI के पास कौन सी होगी? ROP। ठीक है, यहां पर कौन सी साइट होगी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। यहां पर कौन सी होगी? MP साइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। मतलब दो जो होगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होगी, एक ORI होगा और एक क्या होगा? ROP होगा। अब आपको पता है ORI कौन सी जगह होती है? जहां पर अगर आपने किसी डीएनए को ऐड कर दिया तो उस डीएनए की क्या बन जाएगी? कॉपी बन जाएगी। उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? ORI। डीएनए की कॉपी बनाने के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो कौन बनाएगा? ROP। इतना समझ में आया? अब यहां पर अपन ने जैसे यहां पर लिखा अपन ने हिंद सेकेंड, आई बात समझ में? तो हिंद सेकेंड अगर एंजाइम का उपयोग करते हो डीएनए को काटने के लिए तो वो कहां से कट करेगा? इस जगह से कट करेगा। आई बात समझ में? तो वो स्थल जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी भी डीएनए को कट करता है उस स्थल को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं बेटा? रेस्ट्रिक्शन साइट। और हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिबंधन क्लोनिंग स्थल। ठीक है, हर एक एंजाइम का, हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो क्लोनिंग साइट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा बेटा हिंद सेकेंड, तो हिंद सेकेंड यहां पर काटेगा। मैंने लिख दिया SAL1, तो SAL1 कहां काटेगा? यहां पर काटेगा। तो हर एंजाइम का एक अपना खुद का क्या होता है? क्लोनिंग साइट होता है। आई बात समझ में? और क्लोनिंग साइट किस जगह को बोलते हैं? जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को क्या करता है? कट करता है। उस स्थान को हम क्या बोलेंगे बेटा?
क्लोनिंग साइट, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिबंधक क्लोनिंग स्थल। समझ में आया? किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं अपन? प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है? एक वेक्टर होता है, एक वाहक होता है। आई बात समझ में? तो हम अभी किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? वाहक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इस पे बेटा क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, आपको कंफ्यूज करेगा वो कि एक डीएनए, एक बहुत सारे अनेक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही क्लोनिंग साइट होती है। क्या ये बात सत्य है? गलत है बेटा। हर एक एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट भी क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर ये लिखना है तो लिख लो बेटा, लिख लो पॉइंट। लिखो, हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंदी वाले लिख लो, हर प्रतिबंधक एंजाइम, हर प्रतिबंधक एंजाइम की विभिन्न क्लोनिंग साइट होती है, की विभिन्न क्लोनिंग साइट होती है। हर प्रतिबंधक एंजाइम की विभिन्न क्लोनिंग साइट होती है। ठीक है, चलो इसके आगे बेटा इसी में कंटिन्यू लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखो, कंटिन्यू में लिखो, जिस स्थल पर जिस स्थल पर प्रतिबंधक क्लोनिंग होती है, जिस स्थल पर प्रतिबंधक क्लोनिंग होती है, वहां पर क्षारों का अनुक्रम, वहां पर क्षारों का अनुक्रम होता है, वहां पर क्षारों का अनुक्रम होता है। फिर इसके आगे कंटिन्यू लिखो, किसी भी संवाहक अणु में कम से कम एक प्रतिबंधन क्लोनिंग स्थल होना, प्रतिबंधन क्लोनिंग स्थल होना, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, विलोम पदों का होना, ब्रैकेट में लिखना, विलोम पदों का होना अनिवार्य है। इंग्लिश वाले भी लिख लो बेटा, फिर आपको समझा देता हूं मैं क्या बात कर रहे हैं अपन यहां पर। देखो, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम एक ही चीज पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना। किसको बनाना बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? दो अलग अलग जीवों के डीएनए को मिलाकर जो डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब दो अलग अलग जीवों का अगर आपको डीएनए मिलाना है तो उनके डीएनए को जोड़ने के लिए और उनके डीएनए को काटने के लिए भी अपने को किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो डीएनए को किसी भी स्थान से काटने के लिए हमारे पास क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और डीएनए को कहीं पर भी चिपकाने के लिए हमारे पास एंजाइम क्या होता है? लाइगेस। कौन सा होता है बेटा? लाइगेस। इतना समझ में आया? अब आपने क्या बनाया? संवाहक बनाया। संवाहक मतलब वेक्टर बनाया। तो अगर आप वेक्टर बनाओगे तो आप क्या चाहोगे? कि आपका वेक्टर जो है किसी भी कोशिका में जाकर क्या कर सके? प्रतिकृतिकरण कर सके, अपनी कॉपीज बना सके। पहली चीज आप ये चाहोगे। दूसरी चीज आप ये चाहोगे कि आपका जो वेक्टर है उस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करे? कार्य करे। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस पर कार्य नहीं करेगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में? तो इन दोनों चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा? कि जो वेक्टर होता है, जो आपका प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड के किसी एक स्थान पर एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल से समझाया था कि हम बात करते हैं जैसे हिंद सेकंड की, तो हिंद सेकंड किस स्थान पर काटेगा डीएनए को? वो उस स्थान पर काटेगा जहां पर उसको ये वाला बेस सीक्वेंस मिलेगा, GAATTC, और इधर से क्या होगा? TTCAAG। ठीक है,
ये हो गया 5 डेज एंड ये हो गया 3 डेज एंड। 3 डेज के सामने क्या आएगा 5 डेज, 5 डेज के सामने क्या आएगा 3 डेज। तो अगर आप इधर से इस बेस सीक्वेंस का अध्ययन करोगे तो आपको जी के बाद क्या मिलेगा ए, फिर क्या मिलेगा ए, फिर टी, फिर टी, फिर सी। और अगर आप इधर से अध्ययन करोगे तो भी आपको क्या सीक्वेंस मिलेगा, सेम सीक्वेंस मिलेगा। आई बात समझ में? तो अगर दोनों तरफ से अध्ययन करने पर सेम सीक्वेंस मिलता है तो सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां पर कट करता है डीएनए को, जहां पर क्या उपस्थित होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आई बात समझ में? हाँ, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। हाँ, अरे वो तो ठीक है, वो तो भी समझाने के लिए बता रहा था मैं, तो ध्यान नहीं दिया मैंने। वो तो अपन जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो एकदम करेक्ट लिखेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? ठीक है, समझ, किसको समझ में नहीं आया बेटा? आ गया सबको समझ में? नहीं आया तो बोला करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शकलें देख के तो लग रहा है नहीं आया। एक बार और बता देता हूं। देख, सपोज ये हमारा बेटा प्लाज्मिड है। क्या है अपना? प्लाज्मिड। ठीक है, इस प्लाज्मिड पर अपने पास एक तो ओ आर आई साइट हो जाएगी, दूसरी कौन सी होगी, आर ओ पी साइट हो जाएगी। इतना पता है अपने को। अब मुझे क्या करना है, इस प्लाज्मिड के ऊपर ये मेरे पास एक डीएनए है। इस डीएनए को मैं चाहता हूं कि ये डीएनए जो है ये इस प्लाज्मिड के ऊपर, इस पे क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं। इन दोनों डीएनए को मैं जोड़ना चाहता हूं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मुझे जोड़ना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस प्लाज्मिड को किसी एक स्थान से काटना पड़ेगा। और जब इसको काट के यहां से हटाऊंगा तभी तो इसको जोड़ने की यहां पर जगह बनेगी। इतनी बात आई आपको समझ में? अब इसको काटने के लिए, डीएनए को काटने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। परंतु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को कहां से कट करेगा, जहां पर उसको क्या मिलेगी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या मिलेगा बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है नाइट्रोजन क्षार का वो सीक्वेंस जिसको आप दोनों साइड से पढ़ो तो उसमें कोई परिवर्तन ना आए, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आई बात समझ में? तो जिसे सपोज करो कि यहां से यहां तक पे एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल गया। अब इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर कौन सा एंजाइम काटता है, मान लो हिंद सेकंड। कौन सा काटेगा, हिंद। तो हिंद सेकंड इतना और इतना पार्ट को काट के यहां से हटा देगा। जब इतना पार्ट यहां से काट के हटा देगा तो अब अपने पास जो नया अपने को प्लाज्मिड मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। क्योंकि इतना वाला जो पार्ट है वो तो काट के इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्लाज्मिड क्या हो गया, कट हो गया। अब अपने को इन दोनों डीएनए को मिलाना था, तो अब ये वाला जो डीएनए जो हम इसमें लगाना चाह रहे थे, इसको क्या करेंगे बेटा, अपन यहां पर ऐड कर देंगे और ये आपका नया डीएनए बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि जो आपका वाहक होता है उस पर कम से कम एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर सके, कट लगा सके, ताकि जो दूसरा डीएनए वो क्या कर सके, हम उस पर जोड़ सके। आई बात समझ में? बस इतनी सी चीज अपन ने लिखी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखे। समझ में आया? चलो आगे लिखो बेटा, उदाहरण। उदाहरण लिख लो इसके, लिखो। जो अपन अपने सिलेबस में जो प्लाज्मिड की फोटो दे रखी है, जो अपन पढ़ रहे हैं, उसका नाम है PBr 322। क्या नाम है बेटा, PBr 322। PBr 322 क्या होता है, प्लाज्मिड का एक प्रकार होता है। आई बात समझ में? अब इस प्लाज्मिड को कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं, तो यहां पर लिखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे, तो पहला होगा अपना हिंद, सेकंड नहीं है, हिंद थर्ड। कौन सा है, हिंद थर्ड। फिर उसके बाद BAMH फर्स्ट। फिर उसके बाद SAL फर्स्ट। ठीक है, ये 3 प्रकार की रेस्ट्रिक्शन साइट उपस्थित होती है। किस पर, PBr 322 पर। किस पर उपस्थित होती है, PBr 322 पर। देखो मैं अभी इनके जो नाम होते हैं ना बेटा, एक बार समझ लो। आपको कॉम्प्लिकेटेड रखना हो, सर ये हिंद थर्ड कहां से आ गया, BMH1 कहां से आ गया। तो हिंद थर्ड एक्चुअली जिस बैक्टीरिया से निकाला ना, उसके बेसिस पे इसका नाम होता है। इसको खोजा गया था किसमें से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है,
कौन सी डिसीज होती है? सर्दी खांसी, नॉर्मल है ना, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो नॉर्मल सर्दी खांसी कराने वाला वायरस है, क्या बैक्टीरिया है, क्या नाम है इसका? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो हीमोफिलस से क्या ले लिया? HI, और इन्फ्लुएंजा से क्या ले लिया? IN। अब डी थर्ड होता है बेटा इसका स्ट्रेन। डी थर्ड क्या होता है? स्ट्रेन। एक्चुअल में क्या हुआ, जैसे मान लो कि आपने बहुत सारे स्ट्रेन बनाए, है ना, हमने क्या करा, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, इसको भी पॉइंट करके अपन लिख लेंगे। 230 restriction enzyme was discovered from 900 strains of bacteria। ऐसे ही है क्या? ऐसा है क्या? चलो उल्टा लिखा था, करेक्ट कर लो इसको। यहां पर क्या लिखना है? फ्रॉम 230, और यहां पर ऊपर क्या लिखना है? 900। तो अभी तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई बैक्टीरिया के कितने स्ट्रेन से? 230 स्ट्रेन्स। स्ट्रेन्स का मतलब क्या होता है कि अपन वो सैंपल जैसे कलेक्ट करते हैं ना, जैसे टेस्ट ट्यूब रहती है छोटी छोटी, उसमें बहुत सारे सैंपल्स कलेक्ट करके रखते हैं बैक्टीरिया के। तो ऐसे हमने 230 बैक्टीरिया के सैंपल्स कलेक्ट किए थे, जिसमें से हमको कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हो गई? 900 एंजाइम। तो जिसकी जब डिस्कवरी हुई उस ऑर्डर पे उसका नाम हो गया। जैसे इसकी तीसरे नंबर पे डिस्कवरी हुई तो इसका नाम क्या रख दिया? थर्ड। तो H मतलब हीमोफिलस, IN मतलब इन्फ्लुएंजा, डी थर्ड का मतलब कि किस स्ट्रेन से इस बैक्टीरिया को निकाला गया। जैसे नीचे वाला है BMH1। BMH1 का क्या होता है? BMH1 का मेरे को भी याद नहीं आ रहा। SL1 का देख लो बेटा। SL1 का मतलब है सल्मोनेला टाइफ। इसको होता है SAL1। ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए मैं बोल इस चैप्टर की बेटा खास बात यह है कि ये चैप्टर जो है कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर इसमें क्या होता है कि अपन बीच में अगर डिसकंटिन्यूटी कर देते हैं, अपन ने कोई क्लास नहीं अटेंड करी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत देती है, क्योंकि यहां पर सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये नेक्स्ट टॉपिक आया वो बिल्कुल अलग होगा, पहला टॉपिक फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक, सब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। अपन ने सारी चीजें देख ली कि डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड का उपयोग कैसे होता है, प्लाज्मिड पे कौन कौन से स्थान होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब ये होता है कि अब आपको ये मान के चलना है कि आपको लैब में जाना है और आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। आई बात समझ में? उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रियाविधि। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जीव की। हाँ, डीएनए की तो पड़ेगी, पर डीएनए निकालोगे कहां से? किसी जीव से निकालोगे ना। तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? जीव। अगर किसी पौधे का डीएनए निकालना है तो किसी पौधे को लेना पड़ेगा। उस पौधे में से अपन क्या निकालेंगे? कोशिकाएं निकालेंगे। फिर उस कोशिका में से अपन क्या निकालेंगे? डीएनए निकालेंगे। फिर उस डीएनए को किस पे जोड़ेंगे अपन? प्लाज्मिड पर जोड़ेंगे। और फिर उस प्लाज्मिड को अपन क्या करेंगे? दूसरी सेल के अंदर डालेंगे, जिसके अंदर वो क्या करेगी? अपना कार्य करेगी। आई बात समझ में? तो अब पौधे के किस हिस्से से डीएनए निकाला जाए? ठीक है, पौधे के अंदर तो जड़ होती है, फल होता है, पत्ती होती है, उसके किस स्थान से डीएनए निकाला जाए? ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रियाविधि। इंग्लिश वालों ने भी लिख लिया होगा। ठीक है, लिखो पुनर्योगज, इंग्लिश वाले लिखो प्रोसेस ऑफ recombinant DNA, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हिंदी वालों ने लिख लिया पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रियाविधि। पुनर्योगज डीएनए तकनीक की क्रियाविधि। इसमें सबसे पहले लिखो, पहला पॉइंट बना के लिखो, नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, वंचित डीएनए खंड, वंचित डीएनए खंड
वंचित डीएनए खंड या जीन का वंचित डीएनए खंड या जीन का विलगन विलगन एवं वरण, आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ जीन, isolation of desirable DNA and selection of gene. ठीक है बेटा, लिख लिया, आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ जीन। ठीक है, अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि डिजायरेबल डीएनए का मतलब क्या होता है, इच्छित जीन का मतलब क्या होता है, इच्छित डीएनए खंड या वंचित डीएनए खंड का मतलब क्या होता है? अगर आपको किसी भी जगह से डीएनए बनाना है तो आप किसके बारे में देखते हो बेटा, गुण के बारे में देखते हो। जैसे उदाहरण के स्वरूप में आपको बताता हूं कि अपने को ई कोलाई के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डालनी थी ना, तो अपन ने वहां पर क्या देखा कि कौन सी जीन है, कौन सी डीएनए के खंड है जहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या होती है, उपस्थित होती है। तो इसी प्रकार से जो आपको देखो डीएनए को अपन मिलाने का मतलब क्या हो रहा है, अपन दो गुणों को मिला रहे हैं ना, इतना समझ में आ रहा है आपको। जैसे अपन ने वहां पर एक ई कोलाई बैक्टीरिया था जो बेचारा कोई बीमारी नहीं करता, दूसरा सल्मोनेला टाइफी था जो क्या करता था, बीमारी करता था। तो जब दोनों की जीन को अपन ने मिला दिया तो एक नई जीन बनी, आई बात समझ में। तो इसी प्रकार से बेटा अपने को सबसे पहले क्या देखना रहता है कि हमको जो जीन चाहिए वो डीएनए के किस हिस्से पर उपस्थित। इसे उदाहरण के स्वरूप बोलूं कि हमको अगर इंसुलिन बनाना, ठीक है, हमको मानव शरीर से बाहर इंसुलिन बनाना है। अब हमको पता है कि भैया इंसुलिन मानव के शरीर में बनता है, तो इंसुलिन बनाने वाली जो कोशिका है उसको निकालेंगे, उस कोशिका के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए पे देखेंगे कि कौन सा हिस्सा है जो इंसुलिन बनाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, वंचित जीन का पता लगाते हैं कि जो हमारे को जीन चाहिए, जो हमको डीएनए चाहिए वो कहां पर मिलेगा, डीएनए के किस हिस्से पर उपस्थित होगा। इतनी बात आई समझ में, क्लियर हुआ। चलो इसमें लिखो बेटा, सबसे पहले लिखो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के ये जो पॉइंट है ना बेटा, फर्स्ट वाला इसके अंदर लिखना, आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ जीन, इसके अंदर लिखना, ठीक है। वंचित डीएनए वाला जो पॉइंट है ना उसके अंदर लिखना। लिखो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए अणुओं को, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक है कि उस कोशिकाओं को बाहर मुक्त करें और उसमें उपस्थित उस कोशिकाओं को बाहर मुक्त करें व उसमें उपस्थित क्या होगा बेटा, कोशिका के अंदर उपस्थित कौन से अणु उपस्थित होते हैं कोशिका के अंदर, कार्बोहाइड्रेट होगा, आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, डीएनए के अलावा जितने भी अणु उपस्थित होते हैं ना। लिखो उसमें उपस्थित अणु जैसे क्या क्या अणु होंगे, लिखो आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड
लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, आरएनए, प्रोटीन व लिपिड को हटाकर को हटाकर को हटाकर डीएनए को शुद्ध रूप से प्राप्त करते हैं। लिख लो बेटा इंग्लिश वाले, चलो इंग्लिश वाले लिख लो बेटा। अब लिखते चलो और सुनते चलो, है ना। अब हिंदी वाले इधर ध्यान दो बेटा। ये कोशिका है, ठीक। इस कोशिका के अंदर एक द्रव होता है बेटा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, ठीक है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन से अणु उपस्थित होते हैं, आरएनए उपस्थित होगा, ठीक है, प्रोटीन उपस्थित होगा और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज वगैरह जो होंगे वो उपस्थित हो। अब अगर आपको कोशिका में से डीएनए निकालना है तो उसके दो तरीके, या तो कोशिका के अंदर डीएनए को छोड़ के जितने भी अणु हैं सारे निकाल दो, तो आखिर में क्या बच जाएगा बेटा, केवल डीएनए बच जाएगा। आई बात समझ में। तो हमारे लिए आसान क्या होता है, अब कोशिका तो क्या होती है बेटा, बहुत सूक्ष्मदर्शी से दिखती है, उसको देखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो उस एक कोशिका को निकालना, फिर उसको सूक्ष्मदर्शी में से देख के सारे प्रोटीनों को हटाने से अच्छा ये है कि अपन उस कोशिका में उपस्थित सारी चीजें हैं डीएनए के अलावा, उन सबको हटा दे, तो आखिरी में केवल अपने पास क्या बच जाएगा, डीएनए बच जाएगा। आई बात समझ में। तो ये पहली प्रोसेस ये आपको बोल रहा है कि अगर कोशिका में से डीएनए को निकालना है तो डीएनए को कोशिका में से मत निकालो, डीएनए को तो कोशिका में पड़े रहने दो, उसके अलावा जितने भी पदार्थ है सबको क्या कर दो, कोशिका से बाहर कर दो, तो आखिरी में जो शेष बचेगा वो क्या रहेगा आपके पास, डीएनए। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से अपन क्या ऑब्टेन करते हैं, डीएनए ऑब्टेन करते हैं। जैसे एक 12th में प्रैक्टिकल होता है, आपने करा होगा नहीं करा होगा, उसमें क्या करते हैं कि कोई भी फ्रूट लेते हैं, जैसे बनाना लिया, ठीक है, उसको पहले पीस लेते हैं, उसको पीसने के बाद अपन इथेनॉल सॉल्यूशन के अंदर उसको ऐड करते हैं, इथेनॉल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, फिर उसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, तो अपने को क्या होते हैं, ऐसे बबल्स देखने को मिलते हैं, बुलबुले बन जाते हैं ऊपर की लेयर। तो जो बबल्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में वो क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। आई बात समझ में। तो डीएनए अपन इस तरीके से निकालते हैं, अपन ऐसा नहीं है कि सूक्ष्मदर्शी से देख के कोशिका के अंदर अपन देख रहे हैं, अपन सिंपल मेथड का यूज करते हैं कि केमिकल डालते हैं। केमिकल डालने से क्या होता है कि कोशिका के अंदर उपस्थित सारे पदार्थ बाहर हो जाते हैं और शेष सिर्फ क्या बच जाता है, उसमें डीएनए बच जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, चलो उसके आगे नेक्स्ट लिखो, लिखो कोशिका का ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए के अंदर, मतलब वो वाला पॉइंट हो गया खत्म। ये जो पहला अपन ने पॉइंट लिखा था ना, उसको नंबर 1 डाल दो, और अब जो है ये इसका भी पॉइंट है, तो इसमें ए डालो। आइसोलेशन ऑफ डीएनए अपने हेडिंग डाली थी, ठीक है, तो उसमें अपन ने लिख दिया कि कैसे करेंगे, सेल से सब चीजों को बाहर कर देंगे। अब इसमें डालो ए। फर्स्ट थिंग अपन क्या करेंगे, अब जो अपने पास बचा है उसका क्या करेंगे, ए में लिखो, ए की हेडिंग है ये, कोशिका का विघटन, कोशिका का विघटन एवं उसके डीएनए का पृथक्करण, कोशिका का विघटन एवं उसके डीएनए का पृथक्करण। इंग्लिश वाले लिखो बेटा ए पॉइंट, ए करके लिखना, लिखो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए and breaking of cell, isolation of DNA and breaking of cell। अब ये मैं आपको पहले बता चुका था, अपन ने लिख भी लिया था, एक बार और बता देता हूं बेटा आपको। लिखो पे हिंदी वाले लिखो, सर्वप्रथम जिस जीव की कोशिका से, सर्वप्रथम जिस जीव की कोशिका से, सर्वप्रथम जिस जीव की कोशिका से डीएनए प्राप्त करना है, डीएनए प्राप्त करना है,
उसके अनुरूप एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश वाले लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, we should use enzyme according to the type of cell which is used for isolation of DNA, which is used for isolation of DNA। समझ में आई बात? कुछ नहीं आई, पल्ले नहीं पड़ी? देखो बेटा, अगर आपको प्लांट की या फिर फंगाई की या फिर बैक्टीरिया की या फिर ह्यूमन, अब मान लो अपन को प्लांट की सेल से डीएनए निकालना है, तो प्लांट की सेल के सबसे बाहर कवरिंग क्या होती है बेटा? उसकी सेल वॉल। पादप की कोशिका के बाहर क्या होती है बेटा? उसकी कोशिका भित्ति होती है। अब पादप से अगर आपको उसकी कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा अगर डीएनए निकालना, तो इसकी कोशिका भित्ति को हटाने के लिए, इसकी कोशिका भित्ति किस तत्व से बनती है? सेल्यूलोज। तो यहां पर कौन सा एंजाइम यूज करेंगे अपन? सेल्यूलेज। आई बात समझ में? ऐसे ही फंगस की सेल वॉल कैसे बनती है बेटा? काइटिन। तो यहां पर कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? काइटिनेज। ऐसी बैक्टीरिया की सेल वॉल काय की बनती है? पेप्टिडो ग्लाइकेन की। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? पेप्टिडो ग्लाइकेन्स का, लाइसोसोम का। किसका यूज करेंगे? लाइसोसोम का। ह्यूमन की सेल वॉल कैसे बनती है बेटा? ह्यूमन एक प्लांट है ना, अपन पादप है या जंतु है बेटा? एनिमल है अपन, एनिमल है, ठीक है, जंतु है। तो जंतु के बाहर कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा? अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी तो यहां पर कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए किसी एंजाइम का उपयोग नहीं करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ आपको? तो यहां पर अपन ने ये लिखा है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि डीएनए किस प्रकार की कोशिका से निकालना है। पादप कोशिका से निकालना है, जंतु कोशिका से निकालना है, या फिर बैक्टीरिया से निकालना है। आई बात समझ में? तो अगर आपके पास बैक्टीरिया की कोशिका है तो आप क्या डालोगे बेटा वहां पर? लाइसोसोम। अगर आपके पास प्लांट है तो आप क्या डालोगे? सेल्यूलोज। अगर आपके पास फंगस है, कवक है, तो क्या डालेंगे? काइटिन। आई बात समझ में? है ना? मतलब अगर ऐसा हो गया कि भैया हमने प्लांट की सेल ली और उसमें हम काइटिनेज डाल रहे हैं, तो भी वो डीएनए नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत होगी बेटा? अपने को सेल्यूलोज की। ठीक है, चलो, हो गया है? समझ में आया? ये आपको लिखवा दिया था पहले, है ना? नेक्स्ट लिखो फिर इसी के अंदर। अब मान लो कि कोशिका भित्ति हट गई। कोशिका, जैसे मान लो पादप है, उसकी कोशिका भित्ति हट गई, तो कोशिका भित्ति हटने के बाद आपको क्या दिखेगा? अपन ने पढ़ी, कोशिका पढ़ा है, सेल चैप्टर पढ़ा बेटा। सेल के सबसे बाहर का आवरण क्या होता है? सबसे बाहर की कवरिंग क्या होती है सेल की? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगी आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब आप सेल वॉल को हटा दोगे, जो सबसे आउटर कवरिंग थी सेल वॉल वो हट गई, तो अब उसके अंदर क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा हिंदी वालों को? कि जब आपने कोशिका भित्ति को बाहर से हटा दिया तो अब क्या बचेगी सबसे बाहर? कोशिका झिल्ली। ठीक है, लिखो इस पॉइंट को। एक बार इस पे क्वेश्चन भी आया था, बताता हूं कैसा क्वेश्चन आया था। लिखो, अपघटित कोशिका के, हाँ कंटिन्यूएशन, अपघटित कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को अपकेंद्रण प्रोटोप्लाज्म को अपकेंद्रण द्वारा
विघटित कोशिका के तरल से उसके डीएनए अणु को पृथक किया जाता है। चलो इंग्लिश वाले लिखो बेटा। आफ्टर द removal of cell wall, the remaining cell is known as protoplast, ठीक है। आगे लिखो, न्यूक्लियस इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट टू ऑब्टेन्ड डीएनए, ठीक है। चलो अब पूरी प्रोसेस जो अभी अपन आगे की जो भी प्रोसेस होगी बेटा, जो अपन लिखेंगे उसको पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लिखो तो आपको भी समझ में अपन क्या लिखते, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज है। अब सब बोर्ड पे देखो बेटा, है ना, सब काम छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। ये मान लो अपने पास कोशिका है। अगर ये कोशिका है बेटा, अगर ये पादप कोशिका है तो इसके बाहर क्या होगी, कोशिका भित्ति होगी। ये इसकी कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल होगी। अब इसके अंदर क्या उपस्थित होगा, केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर इसके न्यूक्लियस के पास क्या होगा बेटा, इसका डीएनए, ठीक है। आप ये चाह रहे हो कि आपको कोशिका से डीएनए प्राप्त हो जाए, तो अगर कोशिका से डीएनए चाहिए तो सबसे पहले अपने को डीएनए तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो डीएनए तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस कोशिका भित्ति को नष्ट करते हैं। तो कोशिका भित्ति, अगर ये पादप की कोशिका है तो इसकी कोशिका भित्ति किस एंजाइम से ब्रेक होगी, सेल्यूलेज। तो आपने सबसे पहले सेल्यूलोज का उपयोग किया। सेल्यूलोज ने क्या किया, सेल्यूलेज ने इस पूरी की पूरी कोशिका भित्ति को क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। कोशिका भित्ति हट गई बेटा इसके ऊपर से। अब जो बचा हुआ भाग है कोशिका भित्ति, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति हटाने के बाद जो बचा हुआ शेष भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म। आई बात समझ में। अब इस प्रोटोप्लाज्म में क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कोशिका झिल्ली, और क्या होगी, केंद्रक झिल्ली। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में उपस्थित जो द्रव होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ये सारी चीजें इसमें उपस्थित है, ठीक है। अब अगली प्रोसेस, अब आपने इसको सेल्यूलेज का उपयोग करके इसको तो हटा दिया, सेल वॉल। अब इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, लाइपेजेस। कौन सा यूज करेंगे बेटा, लाइपेजेस। अब जब आपने लाइपेजेस का उपयोग किया तो लाइपेजेस ने सब कुछ हटा दिया, ठीक है। लाइपेज किसको हटाता है बेटा, लिपिड्स को। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी काय से बनी हुई है, लिपिड से, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी काय से बनी हुई है, लिपिड से। तो सब अलग हो गया। तो अब आपका सिर्फ कोशिका के अंदर क्या बचेगा, इसका डीएनए बचेगा। आई बात समझ में। अब इस डीएनए को हम कट करेंगे किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से इसको कट करेंगे। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, इस डीएनए को क्या करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। अब इन टुकड़ों में ही कहीं ना कहीं हमारा जीन भी, से फॉर एग्जांपल अगर मान लो ह्यूमन की सेल से अपने को इंसुलिन की जीन निकाली, तो आपने ह्यूमन की सेल ली, उस पे लाइपेज डाला, अब इस तरीके से आपको डीएनए मिल गया। फिर उस डीएनए पे आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, तो इतने सारे टुकड़े मिल गए आपको डीएनए के। अब इन टुकड़ों में से कोई सी एक जीन है जो क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है। वो अपन कैसे पता करेंगे, तो अब ये जो डीएनए के टुकड़े हैं बेटा, इसको अपन एक मशीन में लगाते हैं जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो बहुत सिंपल है, बस समझते चलो, आप सुनते चलो। अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक एंड होता है जहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे गड्ढे बने हुए, ठीक है। उन गड्ढों में अपन ये करेंगे, ये डीएनए को उठाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, इस गड्ढों के अंदर क्या कर देंगे बेटा, अपन लोड कर देंगे, रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक जैसे बैटरी है तो इसका एक एंड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा एंड क्या होगा, नेगेटिव। आई बात समझ में। अब जो डीएनए के अणु होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणात्मक, नेगेटिव। तो यहां पर जो डीएनए, अच्छा मैंने बैटरी उल्टी लगा दी, बैटरी ऐसी लगा लो, इधर इसको कर लो, इधर इसको कर, ठीक है। तो अब ये वाला एंड जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और ये ऊपर वाला एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब डीएनए जो है बेटा, इसमें अपन क्या करते हैं, एक तरल पदार्थ को भरते हैं। उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, एग्रोस जेल। क्या बोलते हैं, एग्रोस जेल। समझ में आ गई बात, इतना समझ में आया। एक ट्रे है, उस ट्रे के अंदर आपने एग्रोस जेल डाल दिया, उसके एक कोने पर क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेल। उन वेल के अंदर अपन ने क्या डाल दिया बेटा, डीएनए डाल दिया। अब जैसे ही आप बैटरी ऑन करोगे तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जिस डीएनए का पीस का भाग जितना छोटा होगा वो उतनी दूर तक जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ये बड़ा वाला डीएनए यहाँ पास में रहेगा, तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डीएनए का आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। आई बात समझ में। ऐसा यहां पर भी होगा, ये जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे डीएनए का आकार छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या होगा, बहुत सारे डीएनए के पीस क्या हो जाएंगे, यहां पर अरेंज्ड हुए दिख जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, इस ट्रे को उठाओगे और इसको ले जाओगे किसमें, अल्ट्रावायलेट लाइट। किसमें ले जाएंगे इसको, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट लाइट में ले जाकर हम इसमें डालेंगे क्या, इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड। क्या डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड। जैसे ही आप इस पे इथिडियम ब्रोमाइड डालोगे तो ये जो डीएनए के कण है जो अपने को दिख नहीं रहे थे वो क्या हो जाएंगे, दिखना शुरू हो जाएंगे। आई बात समझ में। आपने क्या किया बेटा, देखो सिंपल सी बात है, सेल ली। सबसे पहले अगर पादप की कोशिका तो कोशिका भित्ति को हटाया, कोशिका भित्ति को हटाने के बाद अपने पास जो बचा उसको अपन ने क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म। फिर उस प्रोटोप्लाज्म में अपन ने क्या करा, लाइपेज एंजाइम डाल के डीएनए अलग करा। फिर उस डीएनए में क्या डाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। फिर उसको अपन कौन सी मेथड में ले गए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसमें ले गए बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जैसे स्विच ऑन करा वैसे डीएनए क्या हो गया, जम गया, पर वो अपने को दिख तो नहीं रहा है। तो अपन ने उसमें क्या डाला, अल्ट्रावायलेट लाइट डाली और क्या डाला, इथिडियम ब्रोमाइड। जैसे ही आप इथिडियम ब्रोमाइड डालोगे आपको डीएनए क्या होंगे, दिखने लग जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने पढ़ा था बेटा, जो लास्ट वाला चैप्टर था, अपन ने क्या पढ़ा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या पढ़ा था अपन ने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसमें अपन ने क्या बोला था कि मनुष्य के अंदर जितनी भी जीन उपस्थित होती है उन जीनों का हमने जो क्रम होता है वो क्या है, निकाल के रख लिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल मनुष्य की जो जीन होती है, जो इंसुलिन बनाती, क्या बनाती है, इंसुलिन, उस जीन का सीक्वेंस है ये ए टी टी सी टी ए। ये सीक्वेंस आपको पता है। अब ये जितनी जीन है इसके अंदर ही कहीं ये वाली जीन भी उपस्थित होगी। तो आप क्या करोगे बेटा, ये जो जीन है, अब ये जो सीक्वेंस है, इससे जो जुड़ने वाला सीक्वेंस है वो आप बना सकते हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा, ठीक है। आपको नहीं आ रहा होगा, आपने जेनेटिक्स नहीं पढ़ा ना बेटा, आ जाएगा, टेंशन मत, ठीक है। देखो बेटा इधर देखो, ए टी सी टी ए, ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड। बताओ ए से क्या जुड़ता है, टी से क्या जुड़ेगा बेटा, ए। देखो जिनको नहीं पता हो देख लो बेटा, एडिनिन से जुड़ता है थाइमिन, गुआनिन से जुड़ता है साइटोसिन। तो जहां पर भी ए है उसके सामने क्या आएगा, टी। जहां पर भी टी है उसके सामने क्या आएगा, ए। फिर ए आया तो टी, फिर ए, फिर ए। सी के सामने क्या आएगा बेटा, जी। टी के सामने क्या आएगा, ए के सामने क्या आएगा, इधर कौन सा एंड बनेगा, 5 डैश, इधर क्या बनेगा। ये आपने लैब के अंदर बना लिया, क्योंकि आपको पता था ना कि किससे क्या जुड़ता है, तो आपने लैब में बना लिया। अब क्या करेंगे बेटा, ये जो डीएनए है, इस डीएनए को हम क्या डाल देंगे, इस डीएनए का सॉल्यूशन इस पे डाल देंगे, इनके ऊपर डाल देंगे। अब जहां पर भी ये वाला सीक्वेंस होगा, ये डीएनए क्या करेगा, इससे जाकर
जुड़ जाएगा। बात आ रही समझ में, नहीं आ रही बेटा? आपने को जो इंसुलिन का डीएनए सीक्वेंस था वो पता था, उसके कॉम्प्लीमेंट्री अपन ने एक डीएनए बना लिया और उस डीएनए को अपन ने क्या डाल दिया, जितने भी डीएनए थे उसके ऊपर डाल दिया। अब ये सिर्फ उसी डीएनए से जाकर चिपकेगा जिसके ऊपर कौन सा सीक्वेंस होगा, इंसुलिन वाला सीक्वेंस होगा। तो इस तरीके से जो इंसुलिन वाली जीन है आपने क्या कर ली, पहचान ली। इतना आया समझ में? क्लियर हुआ बेटा? देखो आप तो इतना समझ लो बेटा, आपको भी आगे कहानी समझ में नहीं आ रही तो आप तो इतना समझ लो कि इसके ऊपर अपन एक डीएनए का पीस डालते हैं जो कि एक जगह पर आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इतना समझ में आया ना? ये जो डीएनए का पीस है जो अपन ने इस पर डाला, जिसमें जो आके जुड़ा, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रोब। क्या बोलते हैं? प्रोब। ठीक है, अब डीएनए पता लग गया हमको। अब इस जेल में से चाकू से काटकर इस डीएनए को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा इल्यूशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब आपके पास आपका डीएनए आ गया है। अब आपको अपना वेक्टर लेना है, उस पर इस डीएनए को चिपकाना है और उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देना है। अब से आपका बैक्टीरिया क्या बनाना चालू कर देगा, इंसुलिन बनाना चालू। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं बेटा क्या, क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई बात समझ में? तो ये जो भी अपन ने इतनी राम कथा दी पढ़ी है बेटा, इसको ही अपने को छापना। ठीक है, अगर आपको एक सिंपल सा सीक्वेंस बना के बताऊं तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, इसको अभी मत लिखना, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा। आइसोलेशन ऑफ डिजायर डीएनए, इच्छुक जीन की प्राप्ति। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, इच्छुक जीन की प्राप्ति होने के बाद डीएनए मिल गया अपने को, डीएनए मिल गया। फिर उसके अपन बाद क्या, किसका यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करने के बाद डीएनए के बहुत छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। फिर कौन सी मेथड का यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो फिर डीएनए के क्या होते हैं, पीस अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं, प्रोब का यूज करके डिजायर डीएनए को पता लगा लेते हैं। फिर जब अपने को डिजायर डीएनए पता लग जाता है तो उस उतने हिस्से को अपन काट के अलग कर लेते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डिजायर डीएनए को किसके साथ ऐड कर देंगे, वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे और उसको किस में डाल देंगे, बैक्टीरिया की सेल के अंदर या होस्ट की सेल के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये जो इतनी प्रोसेस होती है यही क्या होती है बेटा, आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी अपन ने क्या क्या स्टेप लिख ली, आइसोलेशन ऑफ डीएनए लिख लिया। फिर अब अपन क्या लिखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस सीक्वेंस में बेटा अपने को लिखते चलना है। ठीक है, समझ में आई बात? अभी मैं क्या लिखा रहा था आपको, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए का विलोदन लिखा दिया था बेटा, इंग्लिश वालों को भी लिखवा दिया था प्रतिबंधन एंजाइम का। चलो अब आगे लिखो, सी पॉइंट लिखना। बी पॉइंट हो गया था ना, ए हो गया, बी हो गया, सी पॉइंट लिख। वंचित डीएनए खंडों का वर्ण, वंचित डीएनए खंडों का वर्ण, वंचित डीएनए खंडों का वर्ण। इंग्लिश वाले लिखो, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। वो टफ चैप्टर लग रहा है क्या बेटा, अभी तक पढ़ा उसमें से टफ लग रहा है क्या है? खत्म अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, तो चलेगा। तो क्वेश्चन आंसर पूछ लूं क्या, थक गए क्या? नहीं सर मत पूछो, पढ़ के भी नहीं है, डायरी में। चलो बताओ, लेग ऑपेरॉन की खोज किसने करी थी, जेकब एंड मोनार्ट ने। टेमिन और बाल्टीमोर ने किसकी खोज करी थी, रिवर्स वन जीन वन एंजाइम। बीडल और टॉटम पक्का। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर मिलता है, रेट्रोवायरस। क्या होता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिवर्स। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। आई बात समझ में? अच्छा, सबसे बड़ी जीन कौन सी होती है, ह्यूमन के डीएनए में मिलने वाली सबसे बड़ी जीन कौन सी होती है, डिस्ट्रोफिन। कौन सी होती है बेटा, डिस्ट्रोफिन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट याद नहीं करा अभी आप, ठीक है, याद करो उसको। अच्छा बताओ,
जो अपनी लेक ओपेरॉन होता है उसके अंदर कितनी जीन उपस्थित होती है? कौन कौन सी बेटा? ऑपरेटर, प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चर। फिर स्ट्रक्चर के अंदर 3 जीनें और उपस्थित होती है। अच्छा, लेक ओपेरॉन कैसा है? पॉजिटिव इंड्यूसेबल या नेगेटिव इंड्यूसेबल है? पॉजिटिव इंड्यूसेबल है। देखो मैंने आपको बताया था बेटा, ऐसा मॉडल जो हमेशा बंद रहे परंतु किसकी? इंड्यूसर की उपस्थिति में ही चालू हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंड्यूसेबल। ऐसा मॉडल जो हमेशा क्या रहे? चालू रहे, परंतु इंड्यूसर की उपस्थिति में क्या हो जाए? बंद हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंड्यूसेबल। आई बात समझ में? तो जो लेक ओपेरॉन मॉडल था उसमें आपने देखा था कि जब तक मीडियम में लैक्टोज नहीं गया तब तक वहां पर उसने कार्य करना शुरू नहीं किया। आई बात समझ में? तो कैसा मॉडल है वो? नेगेटिव इंड्यूसेबल ओपेरॉन। कैसा है? नेगेटिव इंड्यूसेबल ओपेरॉन। देखो पढ़ोगे तो बेटा याद होगा, वरना ऐसे सिर्फ सुनोगे ना तो शब्द कठिन लगेंगे बस। अरे बाप रे, पता नहीं क्या क्या, सर तो बहुत डिटेल में से पूछ रहे हैं। कुछ नहीं डिटेल में से पूछ रहे, ऊपर ऊपर से पूछ रहा हूं, ठीक है? और क्या था? चलो, अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया? किसने बोला था कि भैया उसका प्रयोग के बाद किसी ने अपवाद उठाया ही नहीं? हर्शी एंड चेज। कौन सा प्रयोग किया था बेटा हर्शी और चेज ने? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। कौन सा किया था? अच्छा, 3 वैज्ञानिक जिन्होंने क्या बताया था? डीएनए का केमिकल नेचर बताया था। कौन कौन से थे? एवरी, मैक्लियोड और मेकार्ट। एवरी, मैक्लियोड और मेकार्ट। अच्छा, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए कितने प्रकार का होता है? छोड़, आरएनए कितने प्रकार का? कौन कौन सा? सबसे ज्यादा मिलने वाला, सबसे कम मिलने वाला एमआरएनए, ठीक है? प्रोटीन कितने प्रकार? अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं? अमीनो अम्ल 20 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 20 प्रकार। 19 नहीं, 20 है ना? कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। अच्छा, जेनेटिक कोड की खोज किसने करी थी? किसने करी थी? हरगोविंद खुराना ने। और जॉर्ज गेमो ने क्या किया था फिर? हाँ, उसने बताया था कि जो डीएनए के कूट होते हैं वो कैसे होते हैं? 3 की जोड़ी में होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। अच्छा, एक डीएनए के बीच में कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं? एक पीच के अंदर कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म होंगे? पीच का मतलब समझते हो ना बेटा? ये एक डीएनए यहां से काट रहा है ना, ये यहां से लगा के यहां तक के हिस्से को अपन क्या बोलते हैं? पिच। तो डीएनए के एक पीच में कितने नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं? कितने नाइट्रोजनस बेसेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। 2 बेस पेयर के बीच में कितनी दूरी उपस्थित होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक पीच में कितने होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ में? तो ऐसा बेटा रिवीजन करोगे, पढ़ोगे तो आंसर आएंगे, वरना आंसर नहीं आएंगे। आई बात समझ में? और सिलेबस ऐसा बढ़ता जाएगा। आपने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ लिया अपन ने, फिर क्या पढ़ा? उसके बाद इवोल्यूशन पढ़ लिया, फिर अपन ने क्या पढ़ा? जेनेटिक फर्स्ट पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? जेनेटिक सेकंड पढ़ा। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? बायोटेक्नोलॉजी पढ़। कितने चैप्टर हो गए अपन? 5 हो गए। फिर कितने याद है? और सब बड़े बड़े चैप्टर, जेनेटिक्स दोनों, ठीक है? फिर उधर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ा था, फिर इवोल्यूशन भी बड़ा चैप्टर था। अपने छोटा चैप्टर तो कुछ उठाया ही नहीं, ठीक है बेटा? तो रिवीजन करो, ठीक है? और बेटा आप अभी आए हो तो आप भी टेंशन मत लो। देखो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं जेनेटिक्स की, यूट्यूब पे वीडियो है, बेसिक्स की पूरी वीडियो जेनेटिक्स। आपको भी बोल रहा हूं बेटा, जेनेटिक्स बेसिक्स की अपन ने वीडियो बना के रख रखी है यूट्यूब पे, ठीक है? तो आपको अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर वो फैक्टर क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये हमको समझ में नहीं आता, ठीक है? तो आप उसको वीडियो को देख लो आप एक बार, ठीक है? तो उसमें मैंने पूरा बेसिक कवर करा है बेटा कि मेंडल ने कैसे प्रयोग किया, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है। आई बात समझ में? तो जो भी अब अपने लेक्चर होते जाएंगे उसकी वीडियो यूट्यूब पे भी आती जाएगी, और क्लास में तो अपन क्लास में पढ़ाएंगे इसे, ठीक है? चलो देखो, प्लाज्मिड डीएनए आइसोलेशन, ठीक है? प्लाज्मिड अभी अपन ने पढ़ा। अब अपने को देखना है कि इसमें से डीएनए कैसे निकालते हैं, कैसे इसमें ऐड करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप यहां पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? क्लोनिंग। क्या लिखा हुआ है? क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब सिंपल सा है, डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाने को अपन क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। तो आप प्लाज्मिड को लोगे, प्लाज्मिड को किसके अंदर डालोगे बेटा? बैक्टीरिया के अंदर, और वो बैक्टीरिया के अंदर जाके क्या करेगा? अपनी बहुत सारी कॉलोनी को बना लेगा। तो यहां पर वो हो गई, क्या हो गई? क्लोनिंग। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है क्लोनिंग,
मतलब ये प्लाज्मिड के अंदर आपने डीएनए लगाया, कहां पर लगाओगे डीएनए प्लाज्मिड पे कि वो कॉपी कर जाए, ORI पे। कहां लगाएंगे बेटा, ORI। तो प्लाज्मिड के ऊपर ORI पे अपन ने डीएनए लगाया और फिर इस डीएनए को अपन ने किसके अंदर डाला, बैक्टीरिया के अंदर, और फिर बैक्टीरिया को एक ऐसे स्थान पे डाला जहां पर उसको भोजन मिले और वहां पर वो अपनी संख्या को क्या कर ले, बढ़ा ले। तो यहां पर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, प्रोपोगेशन हुआ। देखो अब आगे क्या होगा, क्या आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब आगे देखो, प्लाज्मिड आइसोलेशन। अब आपको क्या करना है, जो अपन ने उसमें प्लाज्मिड डाला था उसको क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, तो ये दो तरीके बता रहा है, ये अपने काम की नहीं होता है ना, इतने आपको इसको तब देखना है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज होती है। तो यहां पर ये जो होता है ना, ये बहुत मतलब मिलीमीटर का भी 10% पार्ट को ही लेता है ना। तो ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया की कॉलोनी को लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये देखो, ये उसको ट्रांसफर कर रहा है। ये अब देखो, इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया है, पर मैं आपको इसको शॉर्ट में बताता हूं। अब मैंने क्या बोला बेटा, अगर अपने को सेल के अंदर डीएनए डालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी सेल वॉल को हटाएंगे। तो सेल वॉल को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चला गया ये। ठीक है, सिंपल सिंपल ये सही लग रहा है मेरे को। डीएनए सीक्वेंसिंग, अलग कुछ वीडियो है, आप लिख लो बेटा पहले, है ना, फिर अपन इसको समझेंगे। वो एक्चुअल में वीडियो जो है वो, हाँ लिखो बेटा। अंत में वंचित जीन वाले खंडों को, अंत में वंचित जीन वाले खंडों को, अंत में वंचित जीन वाले खंडों को, अंत में वंचित जीन वाले खंडों को विखंडित डीएनए के खंडों से, विखंडित डीएनए के खंडों से, विखंडित डीएनए के खंडों से, अंत में वंचित जीन वाले खंडों को विखंडित डीएनए के खंडों से, इसको इंग्लिश में भी लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, लिखो वैद्युत, वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग अलग किया जाता है, द्वारा अलग अलग किया जाता है। ठीक है, लिख लिया, अलग अलग किया जाता है। फिर उसके बाद इसी के अंदर बेटा लिखना इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के नीचे पॉइंट ही डालते जाना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ऐसा करके। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के अंदर क्या क्या करते हैं, उसकी स्टेजेस है, या तो स्टेजेस के फॉर्म में लिख लो तो स्टेजेस के फॉर्म में लिख लो। चलो, सबसे पहले अपने को क्या पता है, डीएनए के खंड, डीएनए के खंड कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। डीएनए के खंड क्या होते हैं बेटा, ऋण आवेशित होते हैं। फिर आगे लिखो इसी में, अतः, अतः ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय माध्यम में, माध्यम में माध्यम में उपस्थित, माध्यम में उपस्थित वैद्युत बल के कारण, माध्यम में उपस्थित वैद्युत बल के कारण एनोड की तरफ गति करते हैं। इस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर लेना बेटा, एनोड की तरफ गति करते हैं, एनोड की तरफ गति करते हैं, एनोड की तरफ गति करते हैं। लिखिए बेटा। अब ये एक आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की स्टेप हो गई कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है।
ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है वो समझ में आई आपको। अब यहाँ पर देखो बेटा, इस चीज से अपन देखो, ठीक है, ये फालतू की चीजें कहां से आ गई, तो कुछ अलग कंसेप्ट के साथ बता रहा है वो, अपने को इतना नहीं पढ़ना है। ये आ गई अपनी मेथड, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो अब यहां से स्टार्ट होगा टॉपिक, ठीक है। देखो यहां पर कुछ नहीं है, ये एक उसको तो क्या समझाना था तो उस हिसाब से बता रहा है आपको। ये बोल रहा है कि देखो बेटा, सबसे पहले अपने पास डीएनए है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओ डीएनए को क्या करना है, कट करना है। कौन सा एंजाइम कट करेगा डीएनए को, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले क्या होगा, ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, और इस डीएनए के अंदर इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस का ग्रुप होगा। ये अपन सब पढ़ चुके हैं चीजें, ठीक है। ये बेस पेयर होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, फॉस्फेट बॉन्ड होगा, ठीक है, जो कि क्या करके रखता है, इन दोनों बेसिस को क्या करके रखता है बेटा, जोड़ के रखता है, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो होगी वो ये होगी कि इन फॉस्फेट बॉन्ड्स को अपने को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर साइज, जो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो उतना कम दूरी पर जाएगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से होता है अरेंजमेंट, है ना। यहां पर ये वाला जो इसके बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये बीच में क्या हो गया बेटा, आपका जेल हो गया। कौन सा जेल होगा, ये एग्रोज जेल, ठीक है। पॉलीसेकेराइड पॉलीमर होता है, अपने को ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है। हाँ, ये बोल रहा है एग्रोज जेल किससे मिलता है बेटा, सीवीड से मिलता है। किससे मिलता है, सीवीड। वीड का मतलब क्या होता है, खरपतवार, ठीक है। तो ऐसे समुद्र के अंदर जो समुद्री घास होती है वहां से उससे निकलता है क्या, आपका एग्रोज जेल, ठीक है। अब एग्रोज जेल के बाद अंदर खास बात क्या है कि डीएनए के जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे गति करते हैं। इनको क्या बोलते हैं, वेल्स। इस वेल्स के अंदर आपने क्या भर दिया, डीएनए, पिंक कलर का डीएनए आपने डाल दिया, ठीक है, वेल्स के अंदर। अब वो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव से किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाल दिया अपन ने। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को बीच में से ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये डीएनए को ब्रेक कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये डीएनए जो हो गया वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया बहुत सारे पीसेस में, ठीक है। अब ये जो ब्रेक हुआ है डीएनए, ठीक है, इसको अपने को वेल में डालना है। तो बोल रहा है दो अलग अलग डीएनए को आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दो, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये कट हो गया बेटा डीएनए, ठीक है। थोड़ा इसको फास्ट चलाते हैं अपन। अब ये आपने इसके अंदर लोड कर दिया डीएनए सैंपल्स को, ठीक है। अलग अलग डीएनए, एक दोनों सैंपल्स को आपने लोड कर दिया। ये एक्चुअली में बेटा, ये जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे के थ्रू समझा रहा है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अपन क्या करते थे, दो डीएनए को कंपेयर करते थे, एक मदर का डीएनए और एक सस्पेक्ट का डीएनए, ठीक है। वो ये कर रहा है। अभी बोल रहा है कि अब आप बहुत 45 मिनट के बाद आप देखोगे कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स इस तरीके से जमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो टाइप के फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। अब आपको देखना है कि जो लंबे वाले फ्रेगमेंट है, जिनकी लेंथ लंबी है, वो यहाँ पर होंगे, और जो जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा दूर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो फालतू बात होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डीएनए एनोड की तरफ जाता है या कैथोड की तरफ जाता है, एनोड की तरफ जाता है। आई बात समझ में। डीएनए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल यूज करते हैं उसको, उस जेल का नाम क्या है, एग्रोज जेल, ठीक है। उस जेल को कहां से लेके आते हैं, सीवीड से लेके आते हैं, ठीक है बेटा। ये बस अपने काम की चीजें। चलो आपको लिखवा दिया था, कहां तक लिखा दिया था मैंने, ठीक है। अब ये अपनी एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब आपको आपका डीएनए का पीस पहचानना है। चलो इंग्लिश वाले लिखो बेटा, इंग्लिश वाले लिखो, बोलू मैं, लिखो। हेडिंग क्या डाली थी अपन ने, आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, ये डाली थी हेडिंग। हाँ, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, इसके अंदर लिखो। now the DNA is break into many pieces. Now the DNA is
break into many pieces. Now the DNA is break into many pieces. हिंदी वालों आपको पढ़ना है ना, टाइम पास नहीं देखना, ठीक है. Now the DNA is break into many pieces which are separated by gel electrophoresis. अब हेडिंग डालना बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इसमें नंबर 1 पॉइंट लिखना, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल. डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल. लिखना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड it moves towards positive side or anode. ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखना, DNA is loaded in a well which are present at cathode side. After some time, the DNA fragments are arranged in a gel. कौन सा जेल है? A Gross gel. Smaller the size of particle, greater distance it move. ठीक है. इसका डायग्राम बनाना चाहोगे बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का? बनवा दूं? बनवा देते हैं. ये छाप लो बेटा फटाफट. हाँ, एनसीईआरटी में बना हुआ है ना डायग्राम. एनसीईआरटी में तो बड़ा अजीब बना हुआ है. समझ में आ रहा है उसको देख के? कुछ नहीं आ रहा, समझाओ क्या? हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से भी थोड़ा बता देता हूँ बेटा, नहीं तो बोलोगे सर ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा. 2 पेज और बचे हुए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. हाँ, वैसे हो ही गया है. अब अपने को वो केमिकल, अब अपन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ ली, अब केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे अपन. ठीक है, हो गया बेटा? लिख लिया सबने? देखो, सबसे पहले जो एनसीईआरटी में जैसा लिखा है बेटा वैसा बता रहा हूं आप. ठीक है, देखो एनसीईआरटी ऐसे बोलती है कि सेल के अंदर से आपने सब कुछ हटा दिया, जो बचा हुआ उसको क्या बोल दिया आपने? प्रोटोप्लास्ट. क्या बोल दिया? प्रोटोप्लास्ट. अब सपोज करो ये एक आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अपन ने एक सॉल्यूशन भर रखा है जिसके अंदर सेल्स है. ठीक है, जिसके अंदर क्या है? प्रोटोप्लास्ट. सबसे पहले बोल रहा है कि इसके अंदर आप ऐड करो इथिडियम ब्रोमाइड. क्या ऐड करो? इथिडियम ब्रोमाइड. इथिडियम ब्रोमाइड ऐड करने पर आपको यहां पर कुछ बबल्स देखने को मिलेंगे. वो बबल्स ही जो रहेंगे वो क्या होगा? आपका डीएनए. ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड है ना. इथिडियम ब्रोमाइड के बाद उसने बोला है एक और चीज बोल दी इसमें, इथिडियम ब्रोमाइड और फिर एक और लिख लेना बेटा, चिल्ड अल्कोहल. क्या लिखना है? चिल्ड अल्कोहल. इथिडियम ब्रोमाइड डाला, फिर उसके बाद आपने चिल्ड अल्कोहल डाला, उसके बाद आपको बबल्स देखने को मिलेंगे, तो आपका डीएनए जो हो गया वो क्या हो गया? अलग हो गया. ये होती है मेथड, है ना. अगर आपको कोई ये 12th में प्रैक्टिकल भी होता है कि कोई भी बोलते हैं कोई भी प्याज लिया हो, कुछ भी लिया हो घर से, उसको पीस लेते हैं,
पीस के उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसके अंदर सबसे पहले इथेनॉल डालते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। फिर इथेनॉल डालने के बाद जैसे ही उसमें चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो इसे बबल्स बन जाते हैं टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ, तो बोलते हैं डीएनए जो हो गया वो क्या हो गया, अलग हो गया। आई बात समझ में? अब ये तो सिंपल सा था, इसमें कुछ अपने को टेक्निक की जरूरत नहीं थी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। अब इसके आगे सुनो बेटा, क्या होता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है एक्चुअल में ऐसी ट्रे होती है, इस तरीके की ट्रे होती है। अब इस ट्रे में क्या होता है, एक एंड होता है जहां पर क्या बने हुए होते हैं, वेल्स बने हुए होते हैं। क्या बने हुए होते हैं, वेल्स। वेल्स का मतलब वो जगह जहां पर आप डीएनए को क्या करोगे, लोड करोगे। तो ये यहां पर हो गया 1 2 3, ठीक है, ये वेल्स बने हुए हैं। अब इसको अपन क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। उस बैटरी पे 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, दूसरा कौन सा होगा, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब जिस टर्मिनल से नेगेटिव है वहां पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव। और जिस टर्मिनल से पॉजिटिव जुड़ा है वहां पर चार्ज कौन सा जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पर जो खाली जगह बची है ना, यहां पर हम एक सॉल्यूशन को डाल देते हैं, जिस सॉल्यूशन का नाम क्या होता है, एग्रोस जेल। क्या नाम होता है बेटा, एग्रोस जेल। तो यहां पर आपने क्या करा, एग्रोस जेल फिल कर दिया। ये भर गया आपका एग्रोस जेल पूरा। ठीक है, अभी आपने स्विच ऑन नहीं किया, अभी आपका स्विच ऑफ है, अभी आपकी प्रोसेस चालू हुई नहीं। ठीक है, अब आप क्या करते हो, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अपन इन वेल के अंदर क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। लोड कर दिया बेटा वेल के अंदर, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को लोड कर दिया। अब डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किसकी तरफ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। बट यहां पर आप देखोगे कि जितना बड़ा डीएनए का पार्टिकल होगा, जितना बड़ा डीएनए का पीस होगा, वो उतनी कम डिस्टेंस तक जाएगा, और जितना छोटा होगा वो उतनी ज्यादा डिस्टेंस तक क्या होगा, जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे यहां पर भी आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद यहां भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, और यहां भी एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होगा बेटा, साइज के हिसाब से सेपरेट। अब ये जो डीएनए के पार्टिकल साइज के हिसाब से चलते हैं, इसको एनसीईआरटी वाला बोलता है सीविंग इफेक्ट। क्या बोलता है बेटा, आपसे बोलेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सीविंग इफेक्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता। डीएनए का साइज जितना छोटा वो उतनी दूर तक जाएगा, और डीएनए का साइज जितना बड़ा वो उतनी कम दूर तक जाएगा। इसको ऐसे याद कर लो कि भैया एक मोटे आदमी की रेस हुई, एक पतले आदमी की रेस हुई, है ना। तो मोटा आदमी जो होगा वो धीरे धीरे दौड़ेगा, पर पतला आदमी क्या होगा, तेज दौड़ेगा। तो जितना डीएनए का साइज छोटा वो उतनी दूर तक जाएगा। पहली चीज समझ में आई बेटा। ठीक है, दूसरा, ये जो जेल हुए, इस जेल को हमने क्या बोला है, एग्रोस जेल। ये जो पॉजिटिव साइड है इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनोड। और जहां पर डीएनए को लोड करा उसको अपन क्या बोलते हैं, वेल। क्या बोलते हैं, वेल्स। ठीक है, समझ में आया बेटा। अगर आपको समझ में आ गया, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं बनाने का, अगर आपको समझ में आ गया है तो मत बनाओ, जिसको फोटो खींचना फोटो खींच लो। ठीक है, जब अपन पढ़े तो अपने को समझ में आना चाहिए कि हाँ क्या होता है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज छोटी सी रह गई बेटा इसमें। जैसे मान लो कि आपको यहां से डीएनए को निकालना है, तो इस जेल के पीस को आप काट के निकालोगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूशन। क्या बोलते हैं, इल्यूशन। ठीक है, सीविंग इफेक्ट, इल्यूशन। ठीक है, बाकी सारी चीजें कवर होगी। इसके आगे का बेटा कल की क्लास में करेंगे अपन।